बड़े से मॉल में अपनी सहेली शिखा के साथ चहलकदमी करते हुए साड़ी कॉर्नर की ओर बढ़ गई थी सुहासिनी। शोकेस में काले रंग की एक साड़ी ने उसका ध्यान आकर्षित किया, पर वहां मौजूद सेल्स गर्ल्स की ओर पलटते ही सुहासिनी कुछ यूं चौंकी मानो सांप पर उसका पांव पड़ गया हो। अरे मानसी, तुम यहाँ? उसके मुंह से अनायास ही निकला। जी हाँ, मैं यहाँ। कहिए, किस तरह की साड़ी आपको दिखाऊं, या फिर ड्रेस मटेरियल्स? सेल्स गर्ल्स ने मीठे स्वर में पूछा था। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो यूं ही देख रही थी। सुहासिनी के मुख से इतना भी किसी प्रकार निकला। मानसी कुछ बोलती उससे पहले ही सुहासिनी बोल पड़ी। मानसी, क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बातें कर सकती हूँ? क्षमा कीजिए मैम, हमें काम के समय व्यक्तिगत कारणों से अपना स्थान छोड़ने की अनुमति नहीं है। आशा है आप इसे अन्यथा न लेंगी। मानसी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया और अपने कार्य में व्यस्त हो गई। क्या हुआ, इस तरह प्रस्तर मूर्ति बनी क्यों खड़ी हो? चलो जल्दी से भोजन करके चलते हैं, लंच टाइम समाप्त होने वाला है। सुहासिनी की सहेली शिखा ने उसे झकझोर ही दिया था और मॉल की 5वीं मंजिल पर स्थित रेस्तरां की ओर खींच ले गई। क्या लोगी? मैं तो अपने लिए कुछ चाइनीज मंगवा रही हूँ। शिखा ने मीनू पर सरसरी निगाह दौड़ाई थी। मेरे लिए एक प्याला कॉफ़ी मंगवा लो शिखा, और कुछ खाने का मन नहीं है। सुहासिनी रुंधे स्वर से बोली। क्या बात है, कैंटीन में खाने का तुम्हारा मन नहीं था, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। फिर अचानक तुम्हें क्या हो गया? शिखा अनमने स्वर में बोली। कुछ नहीं शिखा, साड़ी कॉर्नर के काउंटर पे खड़ी सेल्स गर्ल्स को ध्यान से देखा क्या तुमने? नहीं, मैंने तो उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं दुपट्टा खरीदने लगी थी, पर तुमने तो उससे बात भी की थी और उसे ध्यान से भी देखा था। क्यों, क्या हुआ? ठीक कह रही हो तुम शिखा, मेरे मन मस्तिष्क पर इतनी देर से वही छाई हुई है। पता है कौन है वह? नहीं, मुझे तो नहीं पता। बताओ, क्या तुम जानती हो? वह मेरी ननद मानसी है शिखा। क्या कह रही हो? वह यहाँ क्या कर रही है? साड़ियों के काउंटर पर साड़ियाँ बेच रही है, और क्या करेगी? पर क्यों? यही तो जानना चाहती थी मैं, पर उसने तो मुझसे बात तक नहीं की। बात नहीं की तो तुम उसे गोली मारो। क्यों अपनी जान हल्कान कर रही हो? वैसे भी तुम तो उस घर को 3 साल पहले ही छोड़ चुकी हो। जब तुम्हारे पति पीयूष ही नहीं रहा तो तुम्हारा संपर्क सूत्र तो यूं भी वहां से टूट ही चुका है। शिखा ने उसे समझाया। संपर्क सूत्र तोड़ना क्या इतना सरल होता है शिखा? उस समय पीयूष का संबल छूट जाने पर मैं कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थी। माता पिता भाई भाभी ने विश्वास दिलाया कि वे मेरे सच्चे हितैषी हैं, और मैं अपने ससुराल छोड़कर उनके साथ चली आई थी। उन्हें यह डर सता रहा था कि पीयूष के बीमे और मुआवजे आदि के रूप में जो 20 लाख रुपये मिले थे, उन्हें कहीं मेरे ससुराल वाले मुझसे हथिया न लें। शिखा ने कहा। उनका डर निर्मूल भी तो नहीं था सुहासिनी। पता नहीं शिखा, पर मेरे और पीयूष के विवाह को मात्र 3 वर्ष ही हुए थे। परिवार का बड़ा कमाऊ पुत्र हादसे का शिकार हुआ था। मेरे ससुराल वालों पर तो दुखों का पहाड़ टूटा था। मैं स्वयं भी विक्षिप्त सी अपनी 2 वर्ष की बेटी को सीने से चिपकाए वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयत्न कर रही थी। ऐसे में मेरे परिवार ने क्या किया जानती हो? क्या? मेरे दहेज की एक एक वस्तु उन लोगों से वापस मांग ली थी। मेरी सास ने विवाह में उन्हें दी गई छोटी मोटी भेंट भी लौटा दी। सिसकते हुए कहने लगी, मेरा बेटा ही चला गया तो इन व्यर्थ की वस्तुओं को रखकर मैं क्या करूंगी? पर जब मैं अपनी बेटी टीना को उठाकर चलने लगी तो वे तथा परिवार के अन्य सदस्य फफक उठे थे और वे बोले, मत जाओ सुहासिनी, और अगर तुम जाना भी चाहती हो तो टीना को यहीं छोड़ जाओ। पीयूष की एकमात्र निशानी है वह, हम पाल लेंगे उसे। वैसे भी वह तुम्हारे भविष्य में बाधक बनेगी। तो तुमने क्या उत्तर दिया था सुहासिनी उन्हें? मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही बड़ी भाभी ने झपटकर टीना को मेरी गोद से छीन लिया था और टैक्सी में जा बैठी। मैं निशब्द चित्रलिखित सी उनके पीछे खींची चली गई थी। जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ सुहासिनी। उन दुख भरी यादों को याद करोगी तो जीना दूभर हो जाएगा। शिखा ने सांत्वना दी। जीना तो वैसे भी दूभर हो गया है शिखा। तब मैं कहाँ जानती थी कि धन के लालच में ही मेरा परिवार मुझे ले आया है। छोटे भाई सुहास ने कार खरीदी तो मुझसे 2 लाख रुपये उधार लिए थे। वादा किया था कि वर्ष भर में सारी रकम लौटा देंगे, पर लाख मांगने पर भी 1 पैसा नहीं लौटाया। अब तो मांगने का साहस भी नहीं होता। सुहास उस प्रसंग के आते ही आग बबूला हो उठता है। चल छोड़ यह सब पचड़े और थोड़ा सा चाउमीन खा ले, भूख लगी होगी।
शिखा ने सुहासिनी को धीरज बंधाया। मैं लाख भूलने की कोशिश करूं, पर मेरे घर के लोग भूलने कहाँ देते हैं शिखा। अब बड़े भैया को फ्लैट खरीदना है। प्रारंभिक भुगतान के लिए 10 लाख रुपये मांग रहे हैं। मैंने कहा कि सारी रकम टीना के लिए अस्थायी जमा योजना में मैंने डाल दी है, तो वे कहने लगे, खैरात नहीं मांग रहा हूँ, बैंक से ज़्यादा ब्याज ले लेना। ऐसी भूल मत करना सुहासिनी, तुम्हें अपने लिए भी तो कुछ चाहिए या नहीं? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे भैया की नीयत ठीक है, शिखा ने उसे सलाह दी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरे प्रति उनका प्रेम केवल दिखावा है। टीना बेचारी तो बिल्कुल दबकर रह गई, हर बात पर उसे डांटते डपटते हैं। मैं बीच में कुछ बोलती हूँ तो कहते हैं कि तुम टीना को बिगाड़ रही हो। तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं कहते? नहीं, वे तो अपने बेटों का ही पक्ष लेते हैं। जब से मैंने बड़े भैया को फ्लैट के लिए 10 लाख देने से मना किया है, माँ मुझसे बात तक नहीं करती। सुहासिनी के नेत्र डबडबा गए। क्यों अपने को दुखी करती हैं सुहासिनी? अलग फ्लैट क्यों नहीं ले लेती है तू? मैंने तो पहले भी तुझे समझाया था। क्या नहीं है तेरे पास? सौंदर्य, उच्च शिक्षा, मोटा बैंक बैलेंस। दूसरे विवाह के संबंध में क्यों नहीं सोचती तू? शिखा, मेरे जीवन में पीयूष का स्थान कोई और नहीं ले सकता, और मैं टीना के लिए सौतेला पिता लाने की बात सोच भी नहीं सकती। इसलिए तुमने योगेश जैसे योग्य युवक को भी ठुकरा दिया? शिखा ने अपना चौमिंग समाप्त करते हुए कहा। नहीं, मैं खुद दूसरा विवाह नहीं करना चाहती शिखा। यूं भी उसे मुझसे या टीना से नहीं, मेरे पैसे और नौकरी में अधिक रुचि थी। चल ठीक है, तू सही और सब गलत। बहस में तुमसे कोई जीत सकता है क्या? शिखा ने पटाक्षेप करते हुए बिल चुकाया और दोनों सहेलियां मॉल से बाहर आ गई। कार्यालय में व्यस्तता के बीच भी मानसी का भोला भाला चेहरा सुहासिनी की आंखों के सामने तैरता रहा। 5 बजते ही सुहासिनी अपना स्कूटर उठाकर मॉल के सामने आ खड़ी हुई। उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। कुछ ही देर में मानसी आती नजर आई। अरे भाभी, आप अभी तक यहीं हैं? आप तो मुझे देखकर बिना कुछ खरीदे ही लौट गई थी। मानसी ने उसे देखकर नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए थे। मैं तब से यही नहीं हूँ। मैं और मेरी सहेली शिखा यहाँ लंच के लिए आए थे। मैं कार्यालय से यहाँ फिर से केवल तुम्हारे लिए आई हूँ। चलो बैठो, कहीं बैठकर बातें करेंगे। सुहासिनी ने अपनी स्कूटी की पिछली सीट की ओर इशारा किया। नहीं भाभी, मेरी बस छूट जाएगी। देर हो जाने पर माँ बहुत चिंता करने लगती हैं। मानसी संकुचित स्वर में बोली। बैठो ना मानसी, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगी। सुहासिनी का अधिकारपूर्ण स्वर सुनकर मानसी ना नहीं कर सकी थी। अब बताओ, तुम्हें मॉल में सेल्स गर्ल्स की नौकरी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? रेस्तरां में आमने सामने बैठते ही पूछा सुहासिनी ने। समय हमेशा एक सा तो नहीं रहता है ना भाभी। पीयूष भैया का सदमा पापा सह नहीं सके, पक्षाघात का शिकार हो गए। जो कुछ भविष्य निधि मिली उनके इलाज और अमला दीदी के विवाह में खर्च हो गई। पेंशन से फ्लैट की किस्तें दे या घर का खर्च चलाए। उस पर रोहित भैया की डॉक्टरी की पढ़ाई। रोहित भैया पढ़ाई छोड़कर नौकरी करने जा रहे थे। मैंने ही कहा कि मैं तो प्राइवेट पढ़ाई भी कर सकती हूँ। रोहित भैया ने पढ़ाई पूरी कर ली तो पूरे परिवार का सहारा बन जाएंगे, इसलिए नौकरी कर ली। 7,000 भी बड़ी रकम लगती है आजकल। पूरी कहानी बताते हुए रो पड़ी मानसी। इतना सब कुछ हो गया मानसी, और तुम लोगों ने मुझे सूचित तक नहीं किया, एकदम से पराया कर दिया अपनी भाभी को। कहते कहते सुहासिनी भी रो पड़ी। पराया तो आपने कर दिया भाभी, भैया क्या गए, आप भी हमें भूल ही गई। और जैसे ही आप घर छोड़कर गई, माँ तो बिल्कुल बुझ सी गई। सदा एक ही बात कहती हैं कि मैंने सुहासिनी को अपनी बहू नहीं बेटी समझा था, पर उसने तो पीयूष के बाद पलटकर भी नहीं देखा। टीना को देखने की तड़पती रहती हैं वो। उसके जन्मदिन पर बधाई देना चाहती थी, पर पापा ने मना कर दिया। कहने लगे, आप सोचेंगे कि पैसे के चक्कर में बच्ची को भगा रहे हैं ससुराल वाले। मानसी किसी प्रकार अपने आंसू रोकने का प्रयत्न करने लगी। सुहासिनी ने खाने के लिए जो हल्का फुल्का मंगाया था वैसे ही पड़ा रहा। चाय भी ठंडी हो गई, पर दोनों में से किसी ने छुआ तक नहीं। मुझे घर छोड़ दो भाभी, माँ सदा यही सोचती रहती है कि कहीं कुछ अशुभ न घट गया हो। मानसी उठ खड़ी हुई। सुहासिनी मानसी को बाहर से ही छोड़कर चली गई। घर के अंदर जाकर किसी का सामना करने का साहस उसमें नहीं था। वैसे भी कहीं एकांत में बैठकर फूट फूट कर रोने का मन हो रहा था उसका। अनजाने में ही कैसा अन्याय हो गया था उससे। पीयूष की पत्नी होने के नाते ही उसे मुआवजा मिला था, उसी के स्थान पर उसे नौकरी भी मिली थी, और वह सारे बंधन तोड़कर मुंह फेर कर चली आई थी। लो आ गई महारानी। सुहासिनी को देखते ही उसकी माँ ने ताना कसा। क्यों, क्या हुआ माँ, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? सुहासिनी ने पूछ लिया। पूछ रही हो तो सुन भी लो सुहासिनी, तुम दिन भर गुलछर्रे उड़ाओ और हम तुम्हारी बिटिया को संभालें, यह हमसे नहीं होगा। आपको लगता है कि मैं गुलछर्रे उड़ा कर आ रही हूँ माँ?
टीना, आपसे नहीं संभलती, या तो आपने कभी नहीं कहा। आप कहें तो स्कूल के बाद क्रेच में डाल दूंगी मैं इसे। सुहासिनी सीधे सपाट स्वर में बोली। तो डाल दो ना, मना किसने किया है। अब अम्मा की सेवा करने की नहीं उम्र रह गई। बड़े भैया चाय पीते हुए बोले और बड़ी भाभी हंस दी। मुझे भी एक प्याली चाय दे दो, बहुत थक गई हूँ। सुहासिनी ने बात का रुख मोड़ना चाहा। बना लो ना बीवी रानी अपने लिए, आज मैं भी बहुत थक गई हूँ, भाभी ने कहा। वैसे तुम अभी तक कहाँ थी? ऑफिस तो 5 बजे बंद होता है और अब 7 बजने वाले हैं। मानसी मिल गई थी, उससे बातें करने में देर हो गई। बड़ी भाभी पूछ बैठी। मानसी कौन? अरे वही मन्नू, इसकी छोटी ननद। वह क्या लेने आई थी तुमसे? माँ बेफर उठी। कुछ लेने नहीं आई थी माँ, मैंने उसे मॉल में देखा था। बेचारी आरोहण के सारी कॉर्नर में सेल्स गर्ल्स का काम करती है। माँ आप नहीं जानती, वहाँ तो अलग ही खिचड़ी पक रही है। हमने फ्लैट के लिए केवल 10 लाख रुपये मांगे तो मना कर दिया। वहाँ जाने कितना लुटा कर आई है। अब बड़े भैया भी क्रोध में आ गए। ठीक है, मेरा पैसा है, जैसे और जहाँ चाहूँगी खर्च करूँगी। सुहासिनी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। फिर यहाँ क्यों पड़ी हो तुम? वहीं जाकर रहो जहाँ पैसे लुटा रही हो। भैया, सुहासिनी इतनी जोर से चीखी थी कि घर में हलचल सी मच गई। चीखो चिल्लाओ मत, माना कि तुम बहुत धनी हो, तुम्हारे पास पैसा है, पर घर में रहना है तो नियम कायदे से रहना होगा, नहीं तो जहाँ सिंह समाये वहाँ जाने को स्वतंत्र हो तुम। बड़े भैया अपना निर्णय सुनाकर भीतर अपने कमरे में चले गए। सुहासिनी पत्थर की मूर्ति बनी वहीं बैठी रही। तभी अंदर से टीना के रोने की आवाज़ आई। टीना कहाँ है? सुहासिनी के मुख से अनायास ही निकल रहा था। अंदर सो रही है, थोड़ी चोट लग गई है, बड़ी जिद्दी हो गई है। बार बार सीढ़ियाँ चढ़ उतर रही थी कि फिसल गई। सिर और चेहरे पर चोट आई है, माँ ने अपेक्षाकृत स्वामी स्वर में कहा। सुहासिनी लपक कर कमरे में गई और टीना को गोद में उठा लिया। टीना उसके कंधे से लगकर देर तक सिसकती रही। सुहासिनी चुपचाप अपने आंसू पीती रही। कुछ ही देर में माथे पर किसी स्पर्श का अनुभव कर वह पलटी थी। माँ बड़े प्यार से उसके माथे और कनपट्टी पर मालिश कर रही थी। भैया की बात का बुरा मान गई क्या बेटी? नहीं माँ, तकदीर ने जो खेल मेरे साथ खेला है उसमें भला बुरा मानने की को बचा ही क्या है। माँ हूँ तुम्हारी, इतना भी नहीं समझूंगी क्या? इसलिए तो तुझे यहाँ ले आई थी। आंखों के सामने रहोगी तो संतोष रहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब तुझे बरगलाने का प्रयत्न करेंगे, पर तू विचलित मत होना। थक हार कर सब चुप हो जाएंगे, माँ ने सुहासिनी को समझाया। पर माँ, वहाँ से इस तरह आना कुछ ठीक नहीं हुआ। आपको पता है क्या, पीयूष के पिता को पक्षाघात हुआ है। परिवार मुसीबत में है, उन्हें मेरी आवश्यकता है। कुत्ते की दुम को चाहे कितने दिनों तक दबा कर रखो, निकालने पर टेढ़ी ही रहेगी। तूने वहाँ जाने की ठान ली है तो जा, पर थोड़े ही दिनों बाद रोती गिड़गिड़ाती हुई मत आना। माँ पुनः क्रोधित हो उठी। सुहासिनी ने टीना की देखभाल के लिए छुट्टी ले ली थी, पर घर में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी, मानो सुहासिनी से कोई अपराध हो गया हो। 1 सप्ताह बाद सुहासिनी प्रतिदिन की भांति तैयार होकर आई। उसकी सहेली शिखा भी आ गई। आज टीना भी स्कूल जा रही है क्या? माँ ने पूछा। नहीं माँ, आज हम दोनों पीयूष के घर जा रहे हैं, अपने घर। माँ, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, उन लोगों को इस समय मेरी आवश्यकता है। सुहासिनी ने घर में सभी के गले मिलकर विदा ली और बाहर खड़ी टैक्सी में जा बैठी। सुहासिनी की माँ जहाँ खड़ी थी वहीं सिर पकड़कर बैठ गई। देखो माँ, तुम्हारी सोने की चिड़िया तो फिर हो गई। क्यों दुखी होती हो? पराया धन ही तो था, पराये घर चली गई। व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोलकर भैया ने ठहाका लगाया, जिसकी कसैली प्रतिध्वनि देर तक दीवारों से टकराकर गूंजती रही थी, और इसे खुद सुहासिनी ने भी सुन लिया। आज उसे लग रहा था कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुकी है, लेकिन अब वह और नहीं करेगी, और फिर वह अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।